नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा संसद में वेज कोड बिल पारित किया गया था 2019 में। उसके बाद क्या हुआ, उसको पास किया गया। पास करने के बाद नोटिफाई हुआ। उसके बाद रूल्स का ड्राफ्ट आपके सामने रखा गया उस पर आपत्ति सुझाव के लिए, और ऐसा बताया जा रहा था कि 1 अप्रैल 2021 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी तक कई वीडियो के माध्यम से पहले भी हमने जानकारी दी है, लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि इस वेज कोड बिल से आपके सैलरी में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या इसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी या फिर आपकी सैलरी घट जाएगी। किन लोगों के सैलरी पे प्रभाव पड़ेगा, किन लोगों के सैलरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा कि मीडिया में बताया गया है। आज हम इसी की जानकारी देने जा रहे हैं। इसके लिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें, और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही मजदूरों के लिए बने 44 श्रम कानून समाप्त कर लेबर कोड में बदलने का ऐलान किया। सरकार द्वारा मौजूदा श्रम कानून को कॉर्पोरेट के लिए सरल बनाने के उद्देश्य से मजदूरी संहिता की शुरुआत की गई। यह वेज कोड बिल संसद में 2019 में पारित किया गया था, जिसमें पूर्व के बने 4 श्रम कानून, न्यूनतम वेतन अधिनियम, मजदूरी अधिनियम का भुगतान, बोनस अधिनियम भुगतान और समान पारिश्रमिक अधिनियम को समाप्त कर बनाया गया है, जिसके बाद वेज कोड बिल के प्रभाव में आते ही उपरोक्त कानून स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे, यानी कि समाप्त हो जाएंगे। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी के एक पूर्व के बयान के अनुसार यह 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होने वाला था, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ है इसके बारे में कुछ आधिकारिक सूचना नहीं है। ऐसे मीडिया में बताया जा रहा है कि सरकार ने इसको स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपके सैलरी में क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या आपका इन हैंड सैलरी यानी कि टेक होम सैलरी जो कि आपके अकाउंट में जाता है, क्या वो घट जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर क्या होगा, इस बात की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। इस वेज कोड बिल के अंदर वेज यानी कि मजदूरी का जो परिभाषा है, जिसके अनुसार मजदूरी का अर्थ है एक कर्मचारी को दे सभी पारिश्रमिक, और जिसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता, रिटेनिंग भत्ता शामिल है, मगर इसमें किसी कर्मचारी का बोनस, पीएफ और पेंशन में योगदान, एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, ओवरटाइम, ग्रेच्युटी शामिल नहीं है। इसके अलावा भत्ता घटक कुल पारिश्रमिक का 50% से अधिक नहीं हो सकता है। तदनुसार यदि ये स्पेसिफाइड एक्सक्लूशन कुल पारिश्रमिक का 50% पार कर गए तो वह अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में माना जाएगा और मजदूरी में जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर आपको सैलरी स्लिप मिलता भी हो या नहीं भी मिलता हो, तब भी आपको बता दूं कि आपका जो सैलरी होता है उसका 2 पार्ट होता है। एक तो मूल वेतन होता है और बाकी जो आपका भत्ता होता है। और मूल वेतन में आपका बेसिक और डीए होता है, और इसके अलावा जो भत्ता हो गया, एचआरए हो गया, मेडिकल हो गया, व्हीकल हो गया, अलाउंस है, टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन अलाउंस है, इंसेंटिव है, तो ये सारा जो होता है भत्ता के अंदर आता है। तो इसमें सिंपली यही कहा गया है, जो आपका भत्ता होता है वो आपका 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एम्प्लॉयर ये करते हैं, चूँकि आपका जितना भी डिडक्शन होता है, चाहे पीएफ का हो या फिर ईएसआई का हो, किस पे होता है, बेसिक और डीए पे, यानी कि मूल वेतन पे होता है। और जब आप कंपनी छोड़ करके जाते हैं तो आपका ग्रेच्युटी भी क्या होता है, मूल वेतन के हिसाब से ही मिलता है, उसी पे उसका कैलकुलेशन होता है। तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं, आपका बेसिक कम दिखाते हैं। बेसिक कम क्यों दिखाते हैं, ताकि आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन कम कटे। कम कटेगा तो उनको क्या फ़ायदा होगा, तो उनको फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए आपका बेसिक पे आपका पीएफ कट रहा है, तो जितना पैसा आपका कट रहा है उतना पैसा उनको भी जमा करना पड़ रहा है, तो इसमें उनको बचत हो गया। और जब आप कंपनी छोड़ करके जाते हैं और जो नियम के हिसाब से ग्रेच्युटी है वो उसका भी कैलकुलेशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बेसिक कम कर दिया और आपका बाकी भत्ते में बढ़ोतरी कर दी। तो इसमें यही कहा गया है कि जो सैलरी का जो आपका भत्ता है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि मोटे तौर पे हम समझें तो आपका जो बेसिक और डीए है वो 50% होना चाहिए। इसको हम एक सिंपल उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए मोहन है, जिसकी सैलरी 30,000 रुपये मासिक है। अभी तक उसके कंपनी वाले उसके सैलरी स्लिप में मूल वेतन 10,000 रुपये बेसिक प्लस डीए दिखा रहे थे। उसकी सैलरी का बाकी 20,000 रुपया अदर अलाउंस, जो कि अलग अलग कैटेगरी में होता है, उसमें दिखाया जाता है, जिससे कि कंपनी को पीएफ एक्ट के अनुसार 10,000 के मूल वेतन यानी कि बेसिक और डीए पे
एम्प्लॉयर शेयर जमा करना पड़ता था और इतना पैसा ही मोहन का भी कटता था। लेकिन अब जब नया नियम के हिसाब से 50% से ज़्यादा भत्ता नहीं होना चाहिए, यानी कि 50% मूल वेतन होना चाहिए, यानी कि मोहन का मूल वेतन 30,000 का 50% यानी कि 15,000 होना चाहिए। अब जब मोहन का मूल वेतन 10,000 से 15,000 हो जाएगा तो उसका पीएफ किस पे कटेगा? 15,000 पे कटेगा, उसका 12% कटेगा, जिससे कि उसके इन हैंड सैलरी में यानी कि टेक होम सैलरी जो कि आपके अकाउंट में आता है उसमें कमी आ जाएगी। अगर कल को मोहन कंपनी छोड़ता है और ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होता है तो उसका ग्रेच्युटी भी पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। जहाँ कि पहले उसको 10,000 बेसिक और डीए पे ग्रेच्युटी कैलकुलेट किया जाना था, तो अब 15,000 पे कैलकुलेट किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका ग्रेच्युटी भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये किस किस के लिए एप्लीकेबल होगा, तो आपको बता दूं कि इस वेज कोड के अंदर जो एम्प्लॉई का परिभाषा है उसको जाकर के देखेंगे तो उसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और क्लरिकल वर्क के लिए जो लोग काम करते हैं उन सभी के सैलरी के ऊपर इसका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या आप न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे लोग न्यूनतम वेतन पे काम कर रहे हैं, तो क्या उनके भी सैलरी पे फ़र्क पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि जिनको न्यूनतम वेतन मिलता है, अक्सर देखा गया है कि जो नोटिफाइड न्यूनतम वेतन होता है वो बेसिक और आपका डीए होता है। उसके अलावा कंपनी आपको कोई भी अलाउंस नहीं देती, यानी कि आपका पहले से ही 100% बेसिक और डीए है, तो आपके सैलरी पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही कंपनी आपको इसमें ब्रेक करके दिखा सकती है। यानी कि जो नोटिफाइड है, आप जिस स्टेट के अंदर काम करते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में, डेली वेजर के रूप में, तो इसके बारे में मैं समय समय पे जानकारी देते रहता हूँ। नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ इसी चैनल के माध्यम से और हमारे ब्लॉग www.workervoice.in के माध्यम से भी। इसके बाद आपका सवाल आएगा कि क्या वेज कोड लागू होते ही क्या हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, जैसा कि न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा था। तो आपको बता दूं कि पहले भी हमने कई वीडियो बनाए हैं जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और बार बार मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि उसमें जो बताया हुआ है 100% सही जानकारी दी हुई है, उसको जाकर के आप देखें। और आपको बता दूं कि इस वेज कोड से सरकार के द्वारा जो कहा गया है, एक फ्लोर मिनिमम वेज तय किया जाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक वेज तय कर देगी, जिसके बाद जो संबंधित सरकार है, जो केंद्र सरकार का जो फ्लोर वेज तय किया हुआ है उससे कम अपना न्यूनतम वेतन नहीं रख सकती है। मान लीजिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कल को 250 रुपया एक दिन का न्यूनतम वेतन नोटिफाई कर दिया जाता है, तो बिहार में भी 250 से कम नहीं हो सकता है, असम में भी 250 से कम नहीं हो सकता है, उसके बाद गुजरात में भी 250 से कम नहीं हो सकता है, दिल्ली में भी 250 रुपये से कम नहीं हो सकता है। बस यही है जो कि पहले से भी नियम है। अब आप सोचिएगा तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ और केंद्र सरकार ने इसको क्यों बदला। तो आपको बता दूं कि इससे फ़ायदा मुझे नहीं लगता है किसी मज़दूर को होगा, बल्कि आपके जो 4 महत्वपूर्ण कानून हैं उसको समाप्त कर दिए गए हैं और उसको कोड में बदल दिया गया है। अब ये लागू कब से होगा इसकी जैसे ही जानकारी आएगी मैं आपको दूंगा, लेकिन जो भी आपके राइट्स से धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं, सीमित किए जा रहे हैं, जिस पे आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है। आपका इस पे क्या राय है नीचे कमेंट्स लिख करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।